सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सुप्रभात। आज एक लड़की की संघर्ष गाथा की बात करेंगे। उस लड़की के जीवन में जो भी उस लड़की ने संघर्ष किया, उसके संघर्ष के दिनों की बात करेंगे। उस दिनों में लड़की के साथ में कौन खड़ा था कंधे से कंधा मिलाकर, जो ये कह सके कि नहीं तू कर सकती है, नहीं तू आगे बढ़ सकती है, नहीं तू जिंदगी में ये जो सब कुछ कर सकती है, जो तू सोचती है। ये पीछे कहने वाला था या नहीं था, इसकी बात करेंगे। लड़की के पुराने जख्मों की बात करेंगे जो उसकी सौतेली माँ और उसके पति ने दिए थे। लड़की की मार्मिक दशा हो चुकी है, वो अपने ससुराल से निकलना चाहती है, लेकिन किसी नौकरी का बहाना लेकर ससुराल से निकल तो जाती है। फिर बेटे की वापस याद आ जाती है और फिर अपने पति से वापस समझौता करके अपने घर पर लौट आती है। लौट आने के बाद में पति का वही बिहेवियर था जो पहले था, उसको मारना, उसके शरीर की चाह रखना, यौन संबंध की चाह रखना, सिर्फ यही था उसके पति के मन में। और फिर पति और पत्नी की लड़ाई होती है आपस में। फिर वो लड़की ठानती है कि नहीं, अब की बार जाऊंगी तो अपने बच्चे को साथ में लेकर ही कहीं दूर चली जाऊंगी इन सब से। ये एक लड़की के दुख की कहानी है। पता नहीं ऐसी कितनी लड़कियों पर आज के वक्त में दुख गुजर रहा है, या वो लड़कियां उस दुख से गुजर रही है, पता नहीं हमें। लेकिन इस उपन्यास से जो भी मैंने कुछ सीखा है, ये गोविंद मिश्र के द्वारा लिखा गया है, धूल पौधों पर। जो इसका पीछे शीर्षक दे रखा है, बड़ा ही शानदार उपन्यास है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग उपन्यास है और वर्तमान के दौर से हमें जोड़ने वाला उपन्यास है। और इसी उपन्यास की कुछ बातें हैं जो शीर्षक के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बड़ा ही शानदार उपन्यास है, एक बार आप इसे पढ़ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और इस उपन्यास की शुरुआत होती है कि संसार में जो यूं ही कहीं टपका दी गई कोरे कागज पर एक अकेली बूंद। मुझे लगता है मैं एक बंजारिन हूँ जो एक अदद घर के लिए कब से भटक रही है। उस लड़की की संघर्ष गाथा है जो घर के लिए जद्दोजहद कर रही है। ना पीहर में आसरा है, ना ससुराल में आसरा है। पीहर में उसकी सौतेली माँ जो रहती है, सौतेली माँ उसे सताती है, तो पीहर के सारे दरवाजे उस लड़की के लिए बंद है। और ससुराल में जाए तो ससुराल में सास, ससुर, उसका पति सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सभी उसके साथ में एक ही बर्ताव करते हैं। इससे वो लड़की तंग आ गई है। वो लड़की सोचती है कि मैं एक बंजारी हूँ, ना मुझे यहाँ घर मिल रहा है, ना वहाँ घर मिल रहा है, ना ही उस लड़की को कोई सुरक्षा है अपने पति के साथ में। जब वो अकेली सड़क पर निकलती है या अपने पति के साथ में अकेली कहाँ पर भी जाती है, वहाँ पर उस लड़की को सुरक्षा महसूस नहीं होती है, वह असुरक्षा ही फील करती है। और आगे इसमें लिखा है कि तुम्हें क्या चाहिए आदमी में, उसका मन आपके मन जैसा सुंदर हो। उस लड़की को समाज शास्त्र के प्रोफेसर मिलते हैं, प्रेम प्रकाश। और प्रेम प्रकाश उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए आदमी में। वो लड़की कहती है कि उसका मन आपके मन जैसा सुंदर होना चाहिए, ना कि मेरे पति के जैसा मन है। वैसे लोग मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, उनका मन है, वो मन और स्थिति, मनोस्थिति दोनों ही खराब है। इसीलिए आपके मन जैसा सुंदर वाला मुझे इंसान चाहिए। वह लड़की फिर एक सामने मझोले कद वाले एक पुराने झाड़ को देखने लगी। उसकी पतली डालियों वाला गोल गोल काटा गया तरासा हुआ वह एक आदम कद झाड़ था। तारों में कैद
समय पर इधर उधर से काटते छांटते हुए जिसे एक अनुपातिक गोलाई में ढाल दिया गया था। झाड़ की पत्तियों पर धूल थी जिसके कारण एक बासीपन उससे उठता था। एक चिड़िया है वो डगोड़ों के भीतर ऊपर नीचे इधर उधर ची ची करते हुए हो रही थी। ये एक प्रेम कथा है। वे दो जिनमें एक जैसा कुछ भी नहीं, उसकी हम उम्र भी नहीं। वो लड़की और प्रेम प्रकाश की बात कर रही हूँ। लड़की है वो समाज शास्त्र के प्रोफेसर प्रेम प्रकाश से प्रेम करने लग गई है, प्रेम के चक्कर में आ गई है, क्योंकि प्रेम प्रकाश का मन भीतर से अति सुंदर है और इसी मन की सुंदरता में वो लड़की गहरी चली जाती है, प्रेम प्रकाश से प्रेम करने लग जाती है। प्रेम प्रकाश ये सोचता है कि ना ही हम दोनों में वो उम्र है और ना ही ये तो मेरे जैसे 22 और 40 का फर्क होता है ना उम्र का, ऐसे था। लड़की की उम्र थी 22 साल और प्रेम प्रकाश की उम्र थी 40 साल। उम्र का तालमेल नहीं था, फिर भी वो लड़की उम्र को साइड में रखकर प्रेम प्रकाश से प्रेम करना चाहती है। लेकिन प्रेम प्रकाश के सामने क्या था? समाज शास्त्र के इतने बड़े प्रोफेसर थे, लेकिन वो प्रेम के चक्रों में नहीं पड़ना चाहते थे। फिर देखिए आगे इसमें और भी लिखा हुआ है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के कीचड़ का यथार्थ धर्म दुकाने एक परिवार के रास्ते भारतीय समाज की जकड़न। वह कहता है कि सपने मत देखो। जो उस लड़की का पति है वो युवा गुरु है, ज्योतिषी का काम करता है, मंदिर के अंदर बैठता है और लोगों को पाखंड के नाम पर ठगता चला जाता है, धर्म के नाम पर ठगता जाता है, नक्षत्रों के नाम पर लोगों को ठगता चला जाता है। और वह उसका पति उस लड़की को कहता है कि सपने मत देखो। समाज जिसे जीवन में हासिल नहीं होने देता उसके सपने भी नहीं देखने देगा। सपने तो देखने दो भाई। वो लड़की कहती है कि सपने तो देखने दो मुझे, सपने देखने में क्या जाता है। लड़की का पति कहता है कि समाज जिस सपनों को पूरा नहीं होने देता उसके सपने भी नहीं देखने चाहिए। लेकिन लड़की कहती है कि कम से कम मुझे सपने तो देखने दो, विजन थोड़ा ऊंचा रखने दो। सोचने में क्या लगता है, सोच तो हमेशा ऊंची रखनी चाहिए। वो लड़की अपने पति को समझा रही है। यह सब या इनके भी पार हाहाकार। देखते देखते वह कुछ और हो जाती। देखते ही देखते वो प्रेम प्रकाश से बातें कर रही है। प्रेम प्रकाश उसे कहता है कि तुम्हारा पति इतना अच्छा है, तुम्हारी माता इतनी अच्छी है, क्यों ना तुम पीहर चले जाओ, क्यों ना अपने पति के साथ में ही और गहरी होती चले जाओ। वो लड़की कहती है कि मेरा पति मेरी भावनाओं की कदर नहीं करता, मुझ पर विश्वास नहीं करता और हम दोनों का तालमेल नहीं बैठता है, ना ही वो मेरी परवाह करता है। मेरा पति है, कम से कम मुझे सुरक्षा तो देनी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ वो नहीं देता, इसीलिए हम दोनों की उतनी बनती नहीं है। और ये जब शादी हुई थी तब मैं इस शादी से खुश भी नहीं थी। और प्रेम प्रकाश बार बार ये बातें छेड़ देते हैं उसके पति और उसकी माता की। फिर क्या है, आंखें क्या, पूरा चेहरा ही सूज जाता है। सपाट कुछ बोलती नहीं, बस सुनी सुनी आंखों से कहीं भी देखती हुई एकदम ब्लैंक हो जाती है, जैसा पूरा शरीर ही निचुड़ गया हो, जैसे कोई उसके भीतर कोई घाव था जो प्रेम प्रकाश कुरेद रहा है। और कुरेदने की वजह से जो उसका घाव है वो और भी बढ़ रहा है, मुख पर दिखाई दे रहा है। मुख पर दिखाई देने की वजह से चेहरा उतर गया है, भीतर का कोई दुख दर्द है वो वापस उठ गया है। और प्रेम प्रकाश को पता चल जाता है
लेकिन उससे पहले उसकी आवाज़ बदल जाती है। बहुत भीतर से किसी गठर से निकलती हुई गिल्ली गिल्ली भारी आवाज़ फटी हुई जैसे वह किसी और की थी। वो लड़की बिल्कुल ही बदल जाती है। लेकिन पहले लड़की कुछ और थी। लड़की है वो सुख ढूंढने के लिए, लड़की शांति ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रही है। लेकिन प्रेम प्रकाश भी वही काम कर रहे हैं जो उसका पति कर रहा है, जो उसकी माँ कर रही है, सौतेली माँ कर रही है। वो क्या कर रहे हैं? वो उसे दुख दे रहे हैं, वो उसे अवसाद दे रहे हैं, वो उसे कुंठाओं में डाल रहे हैं। ये काम प्रेम प्रकाश भी करने लग गया था। लेकिन फिर प्रेम प्रकाश समझ जाते हैं कि उस लड़की के जीवन में दुख तो बहुत सारा है, लेकिन अब उसे और दुख नहीं देना है। उससे गलती हो जाती है प्रेम प्रकाश से। और फिर वो आगे जाकर कभी भी जो उसकी बीती गुजरी बातें हैं उनके बारे में कभी भी वो बात नहीं करता है। वो डरता है कहीं जो हमारे बीच में दोस्ती है, इस दोस्ती में दरार ना आ जाए। और इसमें आगे लिखा हुआ है, प्रेम प्रकाश को लगता है जैसे कोई प्रेत उसके भीतर घुस गया हो। लड़की पहले कुछ और थी जब प्रेम प्रकाश नॉर्मल बातें कर रहे थे। जब प्रेम प्रकाश ने उसके बीती गुजरी बातों को उखेड़ने की कोशिश की, उधेड़ने की कोशिश की, उन बातों को बाहर लाने की कोशिश की, तब वो लड़की कुछ और होती है। आंखें सूजी हुई, चेहरा उतर जाता है। गिल्ली गिल्ली भारी आवाज़ से वो बोल रही है जैसे उसके भीतर कोई भूत घुस गया हो, जैसे उसके भीतर कोई प्रेत घुस गया हो। सुख की स्थिति उसे बलात् खींचता हुआ फिर से अवसाद में ले जाकर पटके दे रहा हो। ऐसे में वह अपने सुख की चीज़ों को भी बिखेरती हुई, अपने हितैषियों को भी लात मारती हुई और खुद को विषाद के तल पर ला पटकती। प्रेम प्रकाश की वजह से वो जीवन में थोड़ी और पीछे चली गई। लेकिन प्रेम प्रकाश फिर समझ गए कि ऐसे काम नहीं चलेगा। इस लड़की को जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी, न कि उसे पीछे खींचने की। और अंत में लिखा हुआ है कि ये मनुष्य है कि पौधे जिन पर कैसी भी धूल आ बिछी। धूल तो उस लड़की के जीवन पर थी। घर में जीवन और था, पीहर में जीवन कुछ और था, और प्रेम प्रकाश के साथ में वो जीवन और जीना चाहती थी। लेकिन प्रेम प्रकाश समाज से डरते थे। समाज जो उनका ओहदा था, उस ओहदा कहीं खराब ना हो जाए, इसकी वजह से वो उस लड़की से जितना हो सके उतना थोड़ा कम मिलते थे। हाँ, मिलते ज़रूर थे, लेकिन लड़की ने शादी का भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन प्रेम प्रकाश ने मना कर दिया, क्योंकि बीच में उनका ओहदा आ रहा था, बीच में उनका मान सम्मान आ रहा था। लड़की को इसकी कोई परवाह नहीं थी कि मेरा पति मुझसे दूर हो, सास ससुर दूर हो, मेरे माँ दूर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने हितैषियों को लात मारती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। ये गोविंद मिश्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बड़ा ही शानदार इंटरेस्टिंग उपन्यास है। एक बार आप इसे पढ़ना, धूल पौधों पर, बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी बात है वो अच्छी लगी। जय हिंद, जय भारत।